नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम इसी आने वाली 15 और 16 अक्टूबर को 2 चरणों में संपादित कराएगा आयोग। तो इसी के संदर्भ में आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आप इस वीडियो का दमदारी के साथ सपोर्ट कीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि जब आप पेट के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको प्रश्न हूबहू मिलेंगे और इस सीरीज को हम कंटिन्यू भी करेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा। आइए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। पहला प्रश्न है डियर आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? क्या चरक हैं, चाणक्य हैं, आर्यभट्ट हैं या वराहमिहिर हैं? तो डियर जो शून्य का सिद्धांत है डियर, इसकी सबसे पहले बात आर्यभट्ट ने की थी। इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अब बात आई आर्यभट्ट की तो बता दें ये महान गणितज्ञ थे और इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चाणक्य की पुस्तक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका जो संबंध है वो राजनीति से है। और चाणक्य के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं जैसे कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, ये आप नोट रखिएगा। चरक की चरक संहिता है, ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है डियर वो प्रश्न नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। यानी कि यह सिंधु घाटी से प्रश्न पूछा गया है। तो सिंधु घाटी की बात आई है तो बता दें 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की जब खुदाई की गई थी तो उसी के जस्ट बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्यात्मक सभ्यता थी डियर। इसमें पशुपति की पूजा, पेड़ों की पूजा और खासकर इंद्र की पूजा भी की जाती थी। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। क्या लोथल है? तो लोथल डियर गुजरात में पड़ता है। क्या कालीबंगा है? तो कालीबंगा। या आलमगीरपुर? तो आलमगीरपुर तो मेरठ में पड़ता है डियर, आपको बता दें हिंडन नदी के तट पर। तो एक ही बच रहा है पाकिस्तान में जो है वो यही हड़प्पा पड़ रहा है डियर। इसका जो डी ऑप्शन है डियर वही करेक्ट है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन क्या फाहियान आया था, हेतिंग आया था, वांग गाया हुआ आया था कि ह्वेन सांग आया था? तो जो हर्षवर्धन है डियर इनके काल में ह्वेन सांग आया था। हर्षवर्धन आपको बता दें वर्धन वंश का एक प्रभावशाली राजा था। इसकी राजधानी कन्नौज और थानेश्वर थी। और हर्षवर्धन जो है वो प्रयाग में हर जो है 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का भी जो है उद्घाटन करता था, समारोह करता था, जिसमें वो अपनी सारी संपत्तियां जो कमाई की थी सबको दान कर देता था। ये आप नोट रखिएगा, महामोक्ष परिषद एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डियर हर्षवर्धन का। अगर इसकी रचनाएं पूछता है आपसे तो आप बताएंगे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। ये भी आप साथ ही साथ कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो पता है अकबर एक बहुत ही प्रभावशाली जो है शासक था और कहीं ना कहीं इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे और उन्हीं एक रत्न में से पूछा जा रहा है कि राजस्व के पद पर कौन था? तो राजस्व के पद पर डियर टोडरमल थे। इसका जो बी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसमें सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दे दिया था डियर। इसका जो सी ऑप्शन है वही एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के क्रम में और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लिए गए हैं। ये नेशनल मूवमेंट है डियर। 5 नंबर का आता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया था। क्या चौरी चौरा कांड से, या चंपारण आंदोलन से, या काकोरी षड्यंत्र से, या बारदोली आंदोलन से? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था डियर वो चौरी चौरा कांड है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था।
बात करिए अगर चंपारण आंदोलन की, तो चंपारण आपको पता है ये नमक कर के विरोध के लिए किया गया था। अगर बात करें काकोरी एक्शन की, जिसका नया नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ये 9 अगस्त 1925 को किया गया था। इसमें ट्रेन की लूटपाट थी, चाहे वो अशफाक उल्ला खां रहे हों, राजेंद्र लाहिड़ी रहे हों, ये लोग इसमें शामिल थे। बारदोली आंदोलन की, तो बारदोली आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था और ये कहीं ना कहीं जो कर का विरोध था उसके संदर्भ में हुआ था। इसी बारदोली आंदोलन में ही वहां की जो महिलाएं थी बारदोली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाज दिया था डियर। तो इतने पॉइंट आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? क्या बीसी पाल ने, जीवी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपति ने? तो जो नौजवान भारत सभा है इसकी स्थापना सरदार भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? विवेकानंद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सम्मानित महापुरुषों में थे भारत देश के। इनका जो 1893 शिकागो में दिया गया धर्म सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य था वो पूरे विश्व में जग जाहिर हुआ था डियर। और मात्र 39 साल की अवस्था में इनका जो देहावसान हो गया था। बात करते हैं इनके मूल नाम की, तो इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और तब त्रिपुरी अधिवेशन में ये चुनाव जीत गए थे डियर। और इनके सामने जब सीता पट्टाधीश सीता रमैया की हार हुई थी तो उस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि ये सीता पट्टा भी रमैया की हार नहीं वरन गांधी की हार है। बाद में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया और फिर अपना एक अलग जो है वो गुट बना लिया और इसकी स्थापना इन्होंने की थी सिंगापुर में। और आगे चलकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे बड़े संगठनों में भी अपनी भूमिका निभाई थी डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है डियर राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी था उसके संपादक कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद इकबाल थे या लोकमान्य तिलक थे? तो जो केसरी पत्रिका थी वो लोकमान्य तिलक की थी। और लोकमान्य तिलक जो है ये बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे डियर, ये भी आप साथ ही साथ ऐड कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अब ज्योग्राफी के 5 प्रश्नों की, 5 अंकों की। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारत का जो मरुस्थल है क्या गोबी है, सहारा है, थार है या अटाकामा है डियर? तो जो भारत का एकमात्र मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गोबी कहाँ है तो गोबी कहाँ है, ये पड़ता है डियर मंगोलिया में। अगर आपसे पूछे सहारा कहाँ है या अटाकामा कहाँ है तो इन दोनों मरुस्थलों के नाम आप जरा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? या सुंदरबन है, अमेजोन बेसिन है, ग्रीनलैंड है या कांगो बेसिन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। ये पड़ता कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। गंगा और नर्मदा नदी के मिलने से इस डेल्टा का निर्माण हुआ है डियर। तो ये जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या सतपुड़ा से निकलती है, ब्रह्मगिरी से या अमरकंटक से या पश्चिमी घाट की ढलान से? तो जो नर्मदा नदी है डियर ये कहीं ना कहीं अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी इसलिए सुर्खियों में बनी रहती है क्योंकि जो गुजरात में आप देखे हैं सरदार सरोवर बांध है वो इसी नर्मदा नदी पर बना है जिसे हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पन्ना स्थान है डियर क्या सोने की खान के लिए, चांदी के या हीरे की या लोहे के? तो जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हीरे की बात आई है तो बता दें हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है डियर। ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन इकोनॉमी के 5
प्रश्नों की। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग आपको पता है कि पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन बाद में 1 जनवरी 2015 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो केवल और केवल जो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत होते हैं वही होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात पूछी जाए तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। अगर सीईओ की पूछा जाए तो अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर डियर। ये आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है डियर नीति आयोग को। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की डियर। तो 1 मिनट डियर, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, हम आपको ले चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है डियर कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है डियर ये 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का ये एक बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन किया गया था। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है 1969 में डियर, बता चुका हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है डियर ये 1999 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो बात आई है हरित क्रांति की, तो इसको बता दें जो भारत में हरित क्रांति है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम राइट है। लेकिन ये आई कब थी? तो आप बता सकते हैं कि 66-67 में ये हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर पूछ ले प्रश्न की हरित क्रांति किससे संबंधित है तो ये खाद्यान्न के अत्यधिक उत्पादन से संबंधित है और खासकर गेहूं के उत्पादन से बिलोंग करता है हरित क्रांति। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ये पंचवर्षीय योजनाओं से कई प्रश्न पूछे जाते हैं डियर। आपको बता दें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य जो प्राथमिकता थी वो कहीं ना कहीं भारी उद्योगों से थी। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह संविधान की बात आई है। बता दें संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया गया था और इसमें लगभग 12 अधिवेशन हुए थे और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे यानी कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। अगर संविधान को बनाने में पूछ ले कितना व्यय हुआ था पैसा तो आप बता दीजिएगा 63,76,729 रुपए इसमें व्यय हुए थे डियर। अगर पूछता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे तो आप कमेंट बॉक्स में जरा इसका उत्तर छापिए कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सी समिति थी डियर। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 पूछ रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे जाएं तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में किसी भी प्रकार के कोई मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था डियर तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे जो संविधान है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं क्योंकि 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है 614 वर्ष के बच्चों के लिए उसको फिर से जोड़ा गया था। तो प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर एक्सप्लेन फुल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए डियर। ऐसी ही सीरीज आपको निरंतर मिलेगी अगर आप वीडियो को आज अच्छे से सपोर्ट करते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य की बात आई है तो राज्य में जब मंत्री का परिषद का प्रमुख वो राज्य के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होते हैं। अगर केंद्र में पूछता यही बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का राज्यपाल कहीं ना कहीं जो होता है वो
एक विधायी शक्ति होती है उसके पास, लेकिन वास्तविक अगर शक्ति पूछी जाए तो मुख्यमंत्री जी के पास होती है डियर। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करके लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? संसद के दो सदन होते हैं डियर, एक लोकसभा एक राज्यसभा। एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। अगर हम बात करें तो यहां पर पूछ रहा है ऊपरी सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को हमेशा उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा एक ऐसी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। अगर राज्यसभा के संचालन की बात की जाए तो भारत देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा का संचालन वही करते हैं डियर, ये आप भी नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के आखिरी और अंतिम प्रश्न की डियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? बात आई है पंचायती राज की, तो बता दें पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी डियर। ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर जो है वो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। राजस्थान के बाद जो दूसरा राज्य था इसको अपनाने के लिए वो आंध्र प्रदेश था। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ किस आर्टिकल में है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में इसका वर्णन भली भांति मिलता है। और पंचायती राज संस्थान जो नहीं है वो है ग्राम सहकारी समिति। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाला यूपी पेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे समझाने के तरीके से आप तनिक भी प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को अपने सभी समस्त फ्रेंड सर्किल के ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो नित आपको ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ वीडियो मिलता रहेगा जिसमें 25 से 30 महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न होंगे जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण साबित होंगे। थैंक यू।